हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है हमारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। और ये पीएचपी का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं आपको डिप्लॉय करना भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी जो प्लेलिस्ट है पीएचपी एंड मैस्कुअल ट्यूटोरियल, इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस जरूर कर ले। जैसे आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको टॉप के दो वीडियो आपको दिख रहे हैं। ये जो पहला वीडियो है इसमें हमने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, है ना, और हर मॉड्यूल का अपना क्या काम रहेगा। और आज और इसके पहले लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने थीम डाउनलोड की थी बूटस्ट्रैप की, उस थीम को हमने कस्टम करके देखा है। और उस थीम के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट में हम हेडर और फुटर नाम की फाइल क्यों बनाते हैं, हेडर फुटर फाइल कस्टमाइजेशन क्या होता है, और वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करके देख लिया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये दोनों वीडियो एक्सेस नहीं करें तो प्लीज़ सबसे पहले आप तो इन वीडियोस को देखें, उसके बाद ही आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल उसको आप स्टार्ट करें, ठीक है। नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हमको क्या पढ़ना है। तो आज हमको लॉगिन फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। आज हमको सेशन इम्प्लीमेंट करना है और लॉगिन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज हमको यहाँ पे फॉलो करना है। और जैसे ही यूज़र अगर लॉगिन करता है, जैसे ही एडमिन अगर लॉगिन करता है तो उसको हमको रिडायरेक्ट करना है कहाँ पे, एडमिन के डैशबोर्ड में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये करने वाले हैं कि एक तो हमको जो लॉगिन पेज है उस पर हमको लॉगिन सिक्योरिटी लगानी है, और एडमिन डैशबोर्ड को आज हम यहाँ पे डेवलप करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम है न्यूज़ पोर्टल, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ सम फोल्डर्स बना रखे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एडमिन नाम का जो फोल्डर है, उस एडमिन फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी जिसका नाम है हमारा index.php। इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं और इस फाइल के अंदर सिंपल सा एक लॉगिन सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। एक बार मैं आपको जल्दी से इसको ना रन करके बता देता हूँ। तो रन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे मेरा जो हमारा जेम सर्वर है, जेम सर्वर को जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जेम सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। अपाचे को भी स्टार्ट करना, और यहाँ पे आपको माइस्क्यूएल को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, ठीक है। तो हमारा जो फोल्डर है लोकलहोस्ट पीएचपी एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर हमारा जो फोल्डर है जिसका नाम है हमारा न्यूज़ पोर्टल। जैसे मैं न्यूज़ पोर्टल पर जाऊँगा तो ये जिस टेम्पलेट पे मुझे काम करना है वो टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिख रही है। लास्ट वीडियो में इस टेम्पलेट को हमने एडिट करके देखा था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है। यहाँ पर मैंने मेन्यूज़ वगैरह बना दिए, और यहाँ पर मैंने हेडर को फोल्डर को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह आपको लास्ट वीडियो में करके बता दिया है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हर यूज़र के लिए ये थीम रहेगी, बट एडमिन की जो फंक्शनैलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एडमिन की फंक्शनैलिटी रहेगी उसके लिए मैंने यहाँ पे एडमिन नाम का फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है। और एडमिन के अंदर जो मैंने फाइल बनी थी उसका नाम है हमारा index.php, जो कि हमारा लॉगिन सिस्टम है एडमिन का, ठीक है। इसको आप जैसे यहाँ पे विजिट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे एडमिन नाम का फोल्डर लिख के आपने एंटर किया है तो यहाँ पे आपको एक एडमिन का लॉगिन पेज दिखेगा। ये जो पेज है इसकी कोडिंग आपको कहाँ मिलेगी, एडमिन फोल्डर के अंदर index.php में। तो आज हमको क्या करना है कि हमको सिंपल सा ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है कि अगर एडमिन लॉगिन करता है और उसका यूज़र नेम पासवर्ड अगर करेक्ट है, ठीक है, तो उसको रिडायरेक्ट करना है। कहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करना है, एक नए पेज पे जिसका नाम है हमारा एडमिन डैशबोर्ड.php, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। कहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी है। उस फाइल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड, या फिर एक काम करते हैं admin_dashboard.php करके मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी है। और इस फाइल के अंदर अभी मैंने सिंपल सी एक HTML की टेम्पलेट लोड कर दी है, और यहाँ पर लिखा है मैंने एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल सा अभी मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता हूँ, बस सिंपल सा मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड करके मैंने यहाँ पे एक हेडिंग वगैरह दे दी है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बट ये इस वाले पेज को ओपन करने की परमिशन केवल किसको रहेगी, जो यूज़र यहाँ से लॉगिन करके जाएगा। मैं आपको यूज़र बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 2 मॉड्यूल है, एक हमारे यूज़र है, एक हमारे एडमिन है। तो आप यूज़र मत समझना, मैं ये जो फंक्शनलिटी बता रहा हूँ ये केवल एडमिन के लिए।
अगर एडमिन लॉगिन करेगा, एडमिन का ईमेल आईडी पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, डेटाबेस में अगर प्रॉपर मैच होगा, तो ही वो कहाँ पे जाएगा, हमारा थर्ड पेज पे, जिसका नाम है हमारा कौन सा, एडमिन डैशबोर्ड डॉट php पे। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, जल्दी से हम यहाँ पे डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेस हमको पूरा न्यू डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है। तो उसी बिहाफ पे मैं यहाँ पे एक नया हमने यहाँ पे डाटाबेस जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो हमारा फॉर्म है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी कोडिंग index.php पे है, ठीक है। और यहाँ के फॉर्म के एक्शन पे अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। हर फील्ड का मैंने यहाँ पे नाम दे रखा। और यहाँ पे जो बटन है इसका टाइप क्या है, हमारा सबमिट है। और बटन का मैं जल्दी से यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो बटन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे BTN लॉगिन। क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, BTN लॉगिन। और इस बटन को, ठीक है चलो, BTN का नाम। और ये जो बटन बना है ना, इसको मैं इनपुट कर लेता हूँ, है ना। इनपुट टाइप बराबर सबमिट, बटन का नाम। और ये जो रहेगा वैल्यू, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, सबमिट में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू वगैरह प्रेस कर दिया, क्योंकि बटन से ज़्यादा बेनिफिट रहता है हमारा। यहाँ पे मैंने जैसे कि सबके इनपुट एलिमेंट, तो यहाँ पर भी मैंने क्या बना दिया, एक इनपुट टाइप करके सबमिट का मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, ठीक है। चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, चेंजेस हो गए वही रहेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में जो हम। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं हम हमारे, ये ओपन हो गया है हमारा PHP में एडमिन, जो कि PHP का डेटाबेस आप सबको पता होगा। जल्दी से मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ। उस डेटाबेस का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। डेटाबेस का हम सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो डेटाबेस का नाम देना था यहाँ पे मुझे न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़_पोर्टल। प्लीज़ स्पेस वगैरह मत देना, क्योंकि डेटाबेस में स्पेस वगैरह देना गलत बात होती है, ठीक है। हम देते नहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम इसको स्पेस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ पोर्टल करके मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। और इस डेटाबेस के अंदर सबसे पहली जो मेरी टेबल बनने वाली, उसका नाम है हमारा एडमिन लॉगिन, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नेमिंग कन्वेंशन का बहुत ध्यान रख रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखो, ताकि इन फ्यूचर में अगर मुझे ये टेबल किसके लिए मैंने बनाई थी, ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं यार ये जो टेबल बनी किसके लिए बनी, हमारी एडमिन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो दोस्तों, एक तो मुझे आईडी लेना पड़ेगा, एक हमको नाम लेना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी लेना पड़ेगा, एक हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। और ये 1 2 3 और 4 फील्ड लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। अगर हमको आगे रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम एडिट वगैरह कर लेंगे टेबल को। तो अभी मैंने 4 कॉलम ले लिए। 4 कॉलम में सबसे पहला रहेगा हमारा आईडी, उसके बाद रहेगा हमारा नेम, उसके बाद रहेगा हमारा ईमेल आईडी, एक रहेगा हमारा ईमेल आईडी, और एक और क्या रहेगा हमारा यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। क्या रहेगा हमारे यहाँ पे पासवर्ड। नेम जो रहेगा, नेम वेरकर रहेगा, ईमेल आईडी भी क्या रहेगा आपका, वेरकर रहेगा, और पासवर्ड भी क्या रहेगा आपका यहाँ पे, वेरकर रहेगा, ठीक है। वेरकर रहेगा तो कुछ तो लेंथ देना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 100 में यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ, 110 मैंने यहाँ पे लेंथ दे दी है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, लाइव प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करोगे, तो आप इतनी लेंथ मत दिया करो, क्योंकि लेंथ का ज़्यादा देना भी कहीं नहीं तो कहीं एक हमारी डिपेंडेंसी, एक जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, उसको हम बढ़ा ही रहे एक तरीके से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही लाइट वेट रहे। तो लाइट वेट रखने के लिए आपको बेसिकली सबसे ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है आपके कोड पे, कि आप क्या कोड लिख रहे हो, ठीक है। और आप टेबल वगैरह बना रहे हो, 110 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है 60 कैरेक्टर बहुत होते हैं, ठीक है। 60 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे भी कर दिया। और पासवर्ड भी ऑलमोस्ट कितना कैरेक्टर रहेगा, 60 से ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। और आईडी जो रहेगा उसको मुझे बनाना पड़ेगा AI मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। और ऑटो इंक्रीमेंट बनाने की एक शर्त होती है कि जिस भी फील्ड को अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट बना रहे हो, उस फील्ड का यूनिक और प्राइमरी होना जरूरी है। तो जैसे कि आपको वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको आईडी को प्राइमरी बनाना है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल, मैं आईडी को प्राइमरी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसको गो कर दिया। तो ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने टेबल तो क्रिएट कर ली, पर इसमें डेटा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक मैन्युअली डेटा ऐड करना पड़ेगा। आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप सोचोगे कि क्या, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट एडमिन तो लॉगिन करे, तभी तो उसकी फंक्शनलिटी फॉलो कर पाएगा, तभी तो उसके टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। तो एटलीस्ट एक डिटेल तो मुझे यहाँ पे ऐड करके देना ही पड़ेगी। और केवल एक ही डिटेल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा सुपर एडमिन भी एक ही है ना। हम यहाँ पे अलग अलग एडमिन नहीं बना रहे, तो यहाँ पे हमारा एक ही एडमिन रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ, एक एंट्री में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एडमिन, और ईमेल आईडी दे दिया मैंने यहाँ पे एडमिन @gmail.com, admin@gmail.com। और पासवर्ड जो रहेगा वो लिखा मैंने यहाँ पे info
इन्फो करके यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। बाद में अपन इसको चेंज कर लेंगे। आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईडी एक तो ऑटो इंप्लीमेंटेड, दूसरा क्या है ये प्राइमरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने केवल एक ही यूज़र की एंट्री करी है, यहाँ पर हमने केवल एक ही यूज़र की एंट्री करी है जिसका नाम है हमारा एडमिन लॉगिन। अगर यूज़र लॉगिन करेगा तो यूज़र के लिए ये जो हमने टेबल बना दी है, अब हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र यहाँ से लॉगिन करे, जैसे वो ईमेल आईडी पासवर्ड डालेगा, तो इस ईमेल आईडी पासवर्ड को कहाँ पे वेरीफाई करना है, कौन सी टेबल में वेरीफाई करना है, admin_login वाली फाइल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम डाटाबेस बनाते हैं, अब तो हालांकि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मुझे फाइल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ऐसी कोई सी भी फाइल नहीं बनूंगा जो बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, या उस कोड को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा हो। मैं कभी भी ऐसा कोड नहीं करूँगा पूरे प्रोजेक्ट में, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो मुझे डाटाबेस कनेक्टिविटी करना है, मेरा डेटाबेस ओवरऑल प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, तो मैं उसको एडमिन के अंदर वो फाइल नहीं बनूंगा, मैं उसको बाहर बनूंगा। जो मेरा मेन फोल्डर है न्यूज़_पोर्टल, यहाँ पर दोस्तों मैं एक फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना ली, उस फाइल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे config.php। कॉन्फ़िग मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप उसको कनेक्शन भी बना सकते हो, आप उसको डेटाबेस भी बना सकते हो, किसी भी टाइप से आप फाइल बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कौन सी फाइल बना दी है, config.php। अब इस config.php में हमको क्या रखना है, हमको यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। केवल इस फाइल में डेटाबेस कनेक्टिविटी रहेगी और कोई भी डेटा यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, host_name। होस्ट का नाम आप सबको पता है, होस्ट का नाम क्या रहता है, हमारा लोकल होस्ट। यूज़र नेम क्या रहता है, यूज़र नेम क्या रहता है, हमारा रूट रहता है, यूज़र नेम हमारा रूट रहेगा। दूसरा हमारा पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्या रहेगा, हमारा पासवर्ड रहेगा हमारा info@123, सॉरी, यूज़र नेम हमारा रूट रहता है, पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहता है ना। और यहाँ पे जो रहेगा हमारा डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम जो मैंने अभी आपको बताया था क्या है, डेटाबेस का नाम न्यूज़_पोर्टल, न्यूज़_पोर्टल करके मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना दिया। अब क्या करना है, अब ये करना है हमको कि सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक छोटा सा एरर हैंडलिंग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ कि यहाँ पर अब जो हम कोड कर रहे हैं वो एरर हैंडलिंग के लिए रहता है, केवल सिंपल सा आपको एरर वगैरह चेक करना। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। एरर हैंडलिंग करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्शन का एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देते हैं, जिसका नाम होता है mysqli_connect, जो कि कितने पैरामीटर लेते हैं, 4 पैरामीटर लेता है। पहला लेता है हमारा होस्ट का नाम, होस्ट का नाम के लिए मैंने वेरिएबल मेंशन कर दिया ऊपर। दूसरा रहता है हमारा यूज़र नेम, यूज़र नेम के लिए भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। उसके बाद होता है हमारा पासवर्ड, और उसके बाद लास्ट में होगा हमारा DB नेम, जो कि क्या रहेगा, हमारा डेटाबेस का नेम रहेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं एक छोटी सी एरर हैंडलिंग लगाने वाला हूँ कि अगर मेरा कनेक्शन नहीं बनता है, नोट $, अगर मेरा कनेक्शन किसी रीज़न से नहीं बन पाया, तो यहाँ पे डाई करके एक फंक्शन आएगा। उस डाई के अंदर यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखूँगा, एरर क्या आ रही है, और एरर कैसे आएगी उसके लिए फंक्शन कॉल करना पड़ेगा mysqli_connect_error, mysqli_connect_error नाम का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से यहाँ पे कर लेंगे, इको कर लेंगे। तो जो भी एरर आएगी उस एरर को यहीं पे सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है, और उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमको एक चीज़ और करना है, यहाँ पे MySQL इको यहाँ से हटा दो, इको की हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि डाई हमेशा मैसेज प्रिंट कर देगा। जो भी एरर आएगी, एरर को यहाँ पे सॉर्ट आउट करके, और हमारा जो टर्मिनेशन है यहाँ पे हम उसको एग्जिट करते हैं, ताकि हम प्रोग्राम से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करके रख ली है। अब इस डेटाबेस कनेक्टिविटी को जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं इस फाइल को क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। और कैसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमारा ये जो हमारा index.php है, जो हमारा एडमिन लॉगिन वाला पेज है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें काम करते हैं कि जैसे यूज़र फॉर्म डेटा सबमिट करेगा, तो सबमिट करने पे फॉर्म के एक्शन पे एक नया पेज बनाते हैं, जिसका नाम होता है हमारा check.php, जो मैंने फाइल बना दी है। इस फाइल को आपको कहाँ बनाओगे, इस फाइल को बनाओगे आप एडमिन फोल्डर के अंदर। तो एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने एक फाइल बना दी है, और इस फाइल के अंदर हमको क्या करना है,
फाइल के अंदर हमको ये करना है कि हमको सिंपल सा यहाँ पे चेक करना है कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी करना पड़ेगी। कौन सी फाइल की कनेक्टिविटी करना पड़ेगी? config.php की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ _1 और फाइल का नाम देना पड़ेगा मुझे config.php। क्योंकि आप सबको पता है कॉन्फ़िग जो मैंने फाइल बनाई है वो मैंने रूट फोल्डर में बनाई है। रूट फोल्डर मतलब मैंने एडमिन के अंदर नहीं बनाई है, जहाँ मेरी सारी फाइलें रखी है ना वहीं पर मैंने config.php नाम करके यहाँ पे फाइल बना दी है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? config.php, बट यहाँ पे लगाना पड़ेगा //। क्यों? क्योंकि check.php मेरी एडमिन फोल्डर के अंदर है। और कौन सी फाइल कॉल करना है? config.php। उसके लिए मुझे एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे रूट फोल्डर में जाने के लिए, रूट मतलब उसके पेरेंट फोल्डर में जाने के लिए, अगर मैं पेरेंट फोल्डर में नहीं आऊँगा तो मुझे config.php फाइल को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे config.php फाइल को एक्सेस करना है तो इस एडमिन फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। और बाहर आने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? सिंपल // लगाते हैं। अब क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। किसके क्लिक पे मुझे कनेक्टिविटी चेक करना है? बटन के क्लिक पे। बटन का नाम क्या है? यहाँ पे btn लॉगिन। तो हमने यहाँ पे लिखा है इफ़, और यहाँ पे मैं हमेशा लगाता आया हूँ नॉट एम्प्टी करके, आपको चेक करना चाहिए। और सर्वर वेरिएबल रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए सर्वर वेरिएबल कौन सा लगता है? यहाँ पे $_post। ठीक है, जैसे ही $not empty यहाँ पर एक फंक्शन और लगेगा, फंक्शन का मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो $_post मतलब जैसे ही यूज़र ने बटन पे क्लिक किया है, मतलब जैसे यूज़र यहाँ पे बटन पे सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो किसको किसको चेक करना है? ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो पहले इस इनपुट वैल्यू को आपको गेट तो करो। तो इनपुट वैल्यू को गेट करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं $_post। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र इनपुट ईमेल वाली फील्ड में जो भी लिखेगा सबसे पहले मुझे उसको एक्सेस करना है। तो इस फील्ड को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ उसके नाम को देना पड़ेगा इनपुट टाइप बराबर ईमेल, और उसका नाम क्या है यहाँ पे txt ऑफ eid, क्योंकि इनपुट फील्ड का जो भी डेटा रहता है, जो भी नाम रहता है, उसी को हम सर्वर वेरिएबल के अंदर हम उसको असाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी उसका इनपुट आएगा उसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। चूँकि मुझे ईमेल आईडी देना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल का नाम भी क्या लिखना पड़ेगा? ईमेल। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा इनपुट तो मैंने बना दिया, और यहाँ पर सेकंड वेरिएबल कौन सा बनाया था मैंने? यहाँ पे इनपुट, सेकंड जो इनपुट फील्ड है उस फील्ड का नाम क्या है? txt पासवर्ड। बिल्कुल मैंने सही लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? txt पासवर्ड लिखा है। और उसको हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पर पास नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया, पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और एक वेरिएबल कौन सा रहेगा? हमारा ईमेल का। ठीक है, अब सिंपल सा मुझे अगर डाटा यहाँ पे चेक करना है, डाटा चेक करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे क्वेरी फायर करना पड़ेगी। जो क्वेरी में बनाने वाला हूँ उस क्वेरी का सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा। पहला पैरामीटर कौन सा रहता है? हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मुझे सिंपल सी क्वेरी चलाना पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, विच टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है आपका? टेबल का नाम है आपका admin_login। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा admin_login। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर, जहाँ पे कॉलम का नाम क्या क्या चेक करना है? ये जो eid है ना कॉलम का नाम, तो यहाँ पे सबसे पहला है कॉलम का नाम, और यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? क्योंकि जो भी मैं इनपुट लिखूँगा यहाँ पर, मैं जो भी इनपुट देता हूँ, यहाँ पे जो भी इनपुट देता हूँ वो इनपुट मेरा इस वेरिएबल में आ चुका है। तो यही वेरिएबल उस कॉलम की वैल्यू से मैच करेगा। डेटाबेस के कॉलम की वैल्यू अगर इस वेरिएबल के बराबर हो गई, और मुझे यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। एंड हम क्यों लगा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एंड की हमको क्यों रिक्वायरमेंट लगी, हम और क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों फील्ड का डाटा करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं केवल ईमेल लिख दूँगा तो मैं एडमिन डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। मुझे यहाँ पे दोनों फील्ड से चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे एंड लगाना पड़ता है, क्योंकि एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशंस इज ट्रू, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे एक और वेरिएबल, एक और कॉलम का नाम क्या है हमारा? यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड कॉलम का नाम आप यहाँ पे दोगे, आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? $पासवर्ड। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह प्रॉपर कर दी है। उसको मैं एक वेरिएबल में लेता हूँ जिसका नाम है हमारा $कौन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं इसको एक क्यू नाम के वेरिएबल में मैंने उसको असाइन कर दिया। अब सिंपल सा देखो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी ये क्वेरी चलेगी, है ना, तो उसका जो भी डेटा रहेगा वो हमारा रिजल्ट सेट में आता है। तो ये जो क्यू है ना, इस क्यू को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ result_set। तो ये हमारा
एक वेरिएबल है, जितना भी डेटा जो भी रो मेरी मैच करेगी, जैसे कि मेरी ये रो अगर मेरी मैच कर रही, ईमेल आईडी पासवर्ड वाली रो मैच कर रही, तो इस रो का पूरा डेटा कहाँ पे आ चुका है, डॉलर रिजल्ट सेट नाम के वेरिएबल के अंदर, RESULT रिजल्ट सेट नाम के वेरिएबल के अंदर वो मेरा डेटा आ चुका है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमको एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट लगेगी जिसका नाम होता है MySQL I अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर MySQL I अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर। तो फंक्शन का नाम क्या है, MySQL I अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोस आएगा। MySQL I अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोस क्या आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर हमको है ना क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्यू पास करना पड़ेगा। क्यू मतलब इस रिजल्ट सेट में अगर मेरे एक भी रो अगर मैच हो गई तो इसका जो आउटपुट आएगा मैं आपको बताता हूँ, उसको आपको इको करके बताता हूँ कि एक्चुअली इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी एक भी रो अगर मैच हो गई, हालांकि मेरे पास डेटाबेस में भी एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है, हो सकता है मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो, अगर ये ईमेल आईडी पासवर्ड अगर मैच करेगा जिस भी रो में, तो उस रो का नंबर ऑफ रो वहाँ से काउंट करके लेके आता है। कौन लेके आता है, फंक्शन कौन सा है, MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आना चाहिए अगर मेरा डेटा प्रॉपर करेक्ट रहा तो। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमें भी करने वाले कि यहाँ पर सिंपल सा मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईमेल आईडी क्या था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस में। ईमेल आईडी प्रॉपर सी और पासवर्ड का यहाँ पे इन्फो, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे इन्फो। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो आप देख रहे हो कहाँ पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे एरर आ रही check.php, लाइन नंबर 7 में एरर आ रही है। लाइन नंबर 7 में एरर क्यों आ रही है, क्योंकि MySQL I अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, डॉलर क्यू तो कुछ रहा नहीं ना, डॉलर क्यू कहाँ से लेके आ रहा हो, डॉलर रिजल्ट सेट लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर रिजल्ट सेट। ठीक है, क्योंकि मेरा वेरिएबल का नाम यही है। अब देखते हैं एक बार इसको रन करके कि क्या अब 1 आ रहा है क्या। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, 1 आ रहा है मतलब अल्टीमेटली मेरा डेटा वहाँ पे मैच हो चुका है, चेक हो चुका है ना। अगर चेक हो गया है तो क्या करना चाहिए हमको, हाँ चेक हो गया है मतलब डेटा वेरीफाई है, तो इसको मुझे एक रो नाम के वेरिएबल में इसको मैं असाइन कर लेता हूँ ताकि मेरी कंडीशन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ रो यदि बड़ा है जीरो से, बड़ा है जीरो से मतलब 1 है, 1 है मतलब डेटाबेस में डेटा मेरा चेक कर रहा है, मतलब वेरीफाई है। तो यहाँ पर मुझे मैसेज नहीं देना, यहाँ पर मुझे उसको रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं हेडर नाम के फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, जिसका नाम है हमारा, जो आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। उस पेज का नाम क्या रहेगा, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड डॉट PHP। कहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर रहा है वो, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड डॉट PHP पे। अगर मेरा डेटा मैच नहीं करेगा, अगर मेरा डेटा मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए उस केस में, अगर मेरा डेटा मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाना है। जावास्क्रिप्ट से मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ। कौन सा मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली नहीं है, मतलब यहाँ पे एरर वगैरह है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, इको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक सा कोड, जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ स्क्रिप्ट के नाम से। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट वगैरह लगा दी है, स्क्रिप्ट वगैरह लगा दी, और यहाँ पर मैं सिंपल सा अलर्ट मैसेज देने वाला हूँ। ठीक है, अलर्ट में यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कि इनवैलिड यूज़र करके मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है। ठीक है, इनवैलिड यूज़र, VALID यूज़र। ठीक है, अब ये तो मैंने इनवैलिड कर दिया, बट मुझे वापस से कहाँ ले जाना है, अभी तो मैं check.php में। अगर मेरा डेटा गलत होगा तो मुझे check.php पे नहीं आना है, check.php से वापस कहाँ रिडायरेक्ट होना है, मुझे इस वाले पेज पे जिसका नाम है हमारा index.php। तो कैसे जाएगा वहाँ पे, अब चूंकि मैं इको मैसेज भी अगर मैं अलर्ट भी जावास्क्रिप्ट से कर रहा हूँ तो मुझे रिडायरेक्ट भी किससे करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट से। और जावास्क्रिप्ट से रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन होता है विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू फाइल का नाम। कौन सी फाइल पे, फाइल का नाम क्या, हमारा index.php। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 index.php फाइल बना रखी है। एक जो मेरी वेबसाइट का मेन पेज रहेगा, आपको वहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं होना है। आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है, एडमिन फोल्डर के अंदर जो हमारा लॉगिन पेज है जिसका नाम है index.php, आपको वहाँ पर रिडायरेक्ट होना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने बिल्कुल सक्सेसफुली सारी की सारी चीज़ यहाँ पे मैंने समझा दी है।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं आपको रन करके बता देता हूँ। अगर मेरा प्रॉपर डेटा सही रहा तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, एडमिन डैशबोर्ड डॉट php पे। अगर मेरा डेटा सही नहीं रहा तो कहाँ पे आ जाएगा वापस, वो अलर्ट मैसेज देगा, इनवैलिड यूज़र बताएगा और कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, इंडेक्स डॉट php पे। जल्दी से एक बार इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, एक बार इसको हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने सही लिखा, देखो दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे सही लिखा, अगर मैंने यहाँ पे सही लिख के जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो देखो कहाँ पे आ चुका है, एडमिन डैशबोर्ड डॉट php पे, जिसका जहाँ पे मैंने एक मैसेज दे रखा था, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। अभी हम यहाँ पे इसकी डिज़ाइन वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन वगैरह होगा तो हम अभी इस वीडियो में कर लेंगे, अदरवाइज हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन तो प्रॉपर सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने लॉगिन वगैरह अगर मैं गलत लिखता हूँ तो, हाँ एक चीज़ और, अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि पासवर्ड वगैरह अगर मैंने कुछ गलत लिखा तो पासवर्ड वगैरह अगर मैंने यहाँ पे गलत लिखा है तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, इनवैलिड यूज़र, और कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको वापस से, एडमिन डॉट ph, एडमिन लॉगिन वाले पेज पे आपको लेकर के आ चुका है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर यूज़र मेरा वैलिड है, अभी मैंने देखो दोस्तों, अभी मैंने इसके अंदर कोई सेशन वगैरह नहीं लगाया, बट मुझे सेशन की रिक्वायरमेंट तो लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कौन से यूज़र ने लॉगिन करा है। जैसे कि अभी ये क्या हो रहा है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे, मैंने यूज़र ने, एडमिन ने यहाँ पे लॉगिन करा तो एडमिन का यहाँ पे नाम दिखना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, जैसे कि फेसबुक पे क्या होता है, फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको आपका नाम दिखता है ना, वैसे ही कौन से यूज़र ने लॉगिन किया उसका नाम मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेंगे, सेशन की, ठीक है। बट उसके पहले हम यहाँ पे इसका डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शनलिटी के बारे में समझ लेंगे। तो इसका जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर करके बता देता हूँ। बट ये तो मैंने आपको बता दिया बहुत ही ईजी फॉर्मेट में। बट एक चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड, सपोज मान के चलो, अगर आपने अभी तक किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे सुना होगा, एसक्यूएल के अंदर एक मतलब एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं अपन एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी लॉगिन सिक्योरिटी को ब्रेक कर देती है। मतलब अगर आपने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के कोई भी कोड वगैरह अगर आपने लिख दिए ना, तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड लिखे बिना भी आप कहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाओगे, किसी अनदर पेज पे। वो पेज कौन सा रहेगा, कौन से पेज पे आप उसको रिडायरेक्ट कर जाओगे, उस पेज का नाम रहेगा आपका एडमिन डैशबोर्ड डॉट php। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने admin@gmail.com नहीं लिखा है और अगर आपने पासवर्ड भी गलत दे दिया है और यहाँ पे अगर एसक्यूएल इंजेक्शन फॉलो हो गया ना, तो वो आपकी लॉगिन सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके बैकएंड वाले पार्ट में वो चले जाएगा, जो कि हम चाहते हैं कि एडमिन डैशबोर्ड डॉट php, जो एडमिन का डैशबोर्ड है, वो केवल कब ओपन हो, वो केवल कब ओपन हो, जब यहाँ से ईमेल आईडी पासवर्ड प्रॉपर जाए तब, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिवेंट करना है, किसको प्रिवेंट करना है, कि एसक्यूएल इंजेक्शन फॉलो नहीं होना चाहिए। दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन का शायद मैंने अभी तक आपको वीडियो बना के अपलोड नहीं किया है, बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ समझाने की। तो उसके लिए आप है ना, सबसे पहले तो आप यहाँ पे गूगल पे आपको जाना पड़ेगा। गूगल पे आप लिखो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ना, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको उसके लिए आपको यहाँ पे W3 स्कूल पे आप चले जाना, वहाँ पे आपको प्रॉपर बताएगा। ये एसक्यूएल इंजेक्शन पे आ गए आप, तो एसक्यूएल इंजेक्शन या आपको हमेशा लगाना चाहिए, ठीक है। एज ए डेवलपर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन इज ए कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब आपकी जो लॉगिन सिक्योरिटी रहती है ना, उसको पूरी तरह से वो ब्रेक कर देता है। अब देखो दोस्तों, एसक्यूएल इंजेक्शन के जो कुछ छोटे छोटे से कोड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ये कोड रहता है, एसक्यूएल इंजेक्शन का एक ही कोड रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें से एक कोड ऐसा मिलेगा, इसको अगर आप कॉपी करके सिंपल सा आप यहाँ पे अगर पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट करा और यहाँ पर भी अगर आपने उसको पेस्ट किया है और जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे, तो हो सकता है कि वो आपके, अभी तो आपने यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह लगा रखे, हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके एडमिन डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो हम चाहते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे फॉलो नहीं होना चाहिए। एसक्यूएल इंजेक्शन को यहाँ पे फॉलो नहीं करने देने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है, मैं आपको बताता हूँ, MySQL i_real_escape escape_string, ठीक है। एक बार इसको गूगल पे वेरी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है मैक्सिमम जगह पे। तो यहीं पर मैं उसका एसक्यूएल इंजेक्शन की जगह पर यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा फंक्शन का नाम कहीं गलत तो नहीं है। MySQL
आई अंडरस्कोर रियल स्केप स्ट्रिंग करके फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन है, इसी फंक्शन को आप यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, रियल स्केप स्ट्रिंग रहेगा माइस्क्यूएल आई को तो रहने दो, और यहाँ पर रियल स्केप स्ट्रिंग को यहाँ से आप रिमूव कर दो और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि ये जो मैंने फंक्शन लगाया है ना, इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, इसका बेसिकली काम होता है एसक्यूएल इंजेक्शन को, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। जो चीज़ मैं देख रहा था वहाँ पे मिली नहीं, क्योंकि मैंने पेज को चेंज कर दिया है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। एसक्यूएल इंजेक्शन को अगर आपको रोकना है, अगर आपको आप चाहते हो कि एसक्यूएल इंजेक्शन फॉलो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो भी इनपुट फील्ड रहेगी आपको सब जगह नहीं लगाना है। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पासवर्ड से यूज़र अंदर जाएगा, जिस इनपुट फील्ड का डाटा डेटाबेस में चेक करके वो मेरे एडमिन डैशबोर्ड पे जाता है, आपको वहीं पे उन्हीं फील्ड पे, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर नेम होता है तो मैं नेम वाले पे एसक्यूएल इंजेक्शन फॉलो करता, तो मुझे यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा, और एसक्यूएल इंजेक्शन का जो कोड है वो आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे प्रोसेस में लाना पड़ेगा। और आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला लेता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मुझे डॉलर कनेक्शन ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, और सेकंड पे भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे मेंशन करना रहेगा डॉलर कॉन, ठीक है। अब चूंकि एरर क्या आ रही है, एक बार एरर देख लेते हैं। कोई भी एरर वगैरह यहाँ पे नहीं आ रही दोस्तों। मेरे पास कोड वगैरह पहले लिखा हुआ था, पर अब तो मुझे नहीं पता कि एसक्यूएल इंजेक्शन का कोड क्या होता है। हालांकि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर एसक्यूएल इंजेक्शन फॉलो करना है हमको, तो आप वो कोड दे दो, तो वो कोड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हालांकि आप उसको ज़्यादा, उसके डिसएडवांटेजेस बहुत है, तो आप उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं लिखोगे, आप उसमें वो कोड भी अगर मेंशन कर दोगे ना, लॉगिन करोगे, तो कहाँ चले जाओगे आप आपके थर्ड वाले पेज पे। हालांकि यहाँ पर मैंने HTML5 का मैंने ईमेल आईडी वाला कोड लगा रखा है, तो वो नहीं जाएगा। बट इनफेक्ट अगर चला गया, अगर मैं इनपुट टाइप बराबर ईमेल नहीं लिखता, तो क्या होता है उस केस में एसक्यूएल इंजेक्शन हमारा फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा अगर आप कोड कर रहे हो। तो माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर रियल स्केप स्ट्रिंग का बेसिकली काम ये होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा लिया। अच्छा, इसको लगाने के बाद चेक करते कोई एरर वगैरह तो नहीं आ गई है। अब मैं वापस से लिखूँगा admin@gmail.com, पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे इन्फो, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे एडमिन वाले में। मतलब उस फंक्शन को लगाने का अभी हमको ज़्यादा यूजेस नहीं था, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी जिस भी फील्ड से आपका पूरा डैशबोर्ड मैनेज होता है, आपका जो डैशबोर्ड पे आप जाते हो, जिन फील्ड के थ्रू जाते हो, वहाँ उनको आप एसक्यूएल इंजेक्शन फॉलो मत होने दिया करो। उसके लिए उन फील्ड पे हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं माइस्क्यूएल अंडरस्कोर रियल स्केप स्ट्रिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं भी पता चला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर एसक्यूएल इंजेक्शन का कोड क्या है, और आप उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के दे दो, तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। अभी मैंने इसके अंदर कोई सेशन वगैरह फॉलो नहीं किया। सबसे पहले तो हमें काम करते हैं कि जैसे ही लॉगिन करके हम दूसरे पेज पे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो, तो सबसे पहले तो हम इस वाले पेज को आज की इस वीडियो में उसको डिज़ाइन कर ही लेते हैं। डिज़ाइन करने के लिए कोई आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट, मुझे यहाँ पे कोई एडवांस लेवल की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट आपका फोकस करो आपके बैकएंड वाले पार्ट पे, फ्रंट एंड वाला पार्ट पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको सब मैंने हर मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने बूटस्ट्रैप का कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। हालांकि मेरी जो सीरीज़ चल रही है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो प्लेलिस्ट है ये है मेरी वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की। उसमें मैंने CSS और HTML के काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह अभी तक अपलोड कर दिए, बट अब जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप के वीडियो मुझे अपलोड करना बाकी है। तो जैसे हमारा PHP का प्रोजेक्ट होता है उसके बाद में 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियोज़ वगैरह आपको अपलोड करके दे दूँगा, तो आप उसमें समझ लेना। पर हालांकि मैं बूटस्ट्रैप बहुत ही ईजी वे पे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आप अगर कॉपी पेस्ट भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप बहुत ही ईजी फ्रेमवर्क है हमारा। तो बूटस्ट्रैप 4 पे हमको जाना कहाँ, हम तो एक ही जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं, bootstrap 4
सॉरी WC स्कूल पे हूँ, यहाँ पे हमको क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमको ज़रूरत है हमारे मेन्यू बार की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे न्यू बार पे आते हैं, न्यू बार पे यहाँ पर मैं एक नेविगेशन वगैरह उठा लेता हूँ, जो भी मुझे अच्छा नेविगेशन लगेगा। जैसे कि अगर आपको ये नेविगेशन लेना तो आप ये वाला नेविगेशन ले लो, जो भी नेविगेशन अगर आपको अच्छा लगे वो नेविगेशन हम यहाँ से ले लेंगे। अब हालांकि नेविगेशन में मैं देख लेता हूँ कि जहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन भी मिल जाए, है ना। ये तो कोलैप्स है बूटस्ट्रैप के लिए, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है। तो हम ये वाला नेविगेशन हम यहाँ से उठा लेते हैं, और भी आप अच्छे नेविगेशन हो तो हम वो भी ले लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको नेविगेशन वगैरह हमको आगे दिखेंगे। ये जो हमारा नेविगेशन था ड्रॉप डाउन वाला, इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो उसका पूरा का पूरा नेविगेशन का कोड है, इस नेविगेशन के कोड को आप यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है, हमको यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मुझे कहाँ पे लगाना था, मुझे यहाँ पे लगाना एडमिन डैशबोर्ड पे। तो ये जितना मैंने कोड लिखा है, ये H2 जो वगैरह जो लिखा है, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल नेविगेशन का कोड लगा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने नेविगेशन का कोड लगा दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नेविगेशन का कोड तो मैंने लगा दिया, पर यहाँ पर मेरे बूटस्ट्रैप की फाइल तो लगी ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मेरी बूटस्ट्रैप की जो फाइल है वो मेरी वेंडर नाम के फोल्डर में ऑलरेडी रखी है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर जाओगे, CSS के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, जिसका नाम है हमारा bootstrap.min.css, जो हम लगाते हैं, ये bootstrap.min.css। और अगर आपको jQuery की रिक्वायरमेंट लगती है तो jQuery के लिए यहाँ पे आपको JS में जाना पड़ेगा, और JS में जो हमारी फाइल है bootstrap.min.js, क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप फाइल की दो फाइलें यहाँ पे कॉल नहीं होती है। कौन कौन सी, एक popper.min.js जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और एक रहेगी हमारी jQuery.min.js, तो आ जाएगी। bootstrap.min.js वाली फाइल भी शायद इसके अंदर नहीं है, शायद नहीं है, एक बार देख लेते हैं। नहीं है, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर JS के अंदर bootstrap.min.js करके यहाँ पे फाइल तो मिल जाएगी। हाँ, बूटस्ट्रैप वाली फाइल तो है, jQuery की लाइब्रेरी फाइल नहीं मिलेगी हमको यहाँ पे। jQuery.min.js भी है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या मिसिंग है, अच्छा इसके अंदर एक फाइल मिसिंग है जिसका नाम है हमारा popper.min.js, जो कि बूटस्ट्रैप 4 में हमारी हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइल को लगा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं CSS को कॉल कर लेता हूँ। तो CSS को कॉल करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा, है ना। जैसा कि मैं आपको हर बार बताते आया हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें मेरी एडमिन के अंदर है, और मेरी जो फाइल है ना, जो मेरी HTML और CSS की जो CSS और जावास्क्रिप्ट की जो मेरी फाइल है jQuery की, वो मेरी वेंडर फोल्डर के अंदर। सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वेंडर लिखना पड़ेगा। वेंडर के अंदर आना पड़ेगा हमको बूटस्ट्रैप पे, और बूटस्ट्रैप के अंदर जाएंगे हम CSS पे, और CSS के अंदर जो फाइल मिलेगी उसका नाम रहेगा bootstrap.min.css। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल तो ऑलमोस्ट कॉल कर दी है। अब क्या करना है हमको आगे, अब हमको ये करना है कि मुझे रिक्वायरमेंट है मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाने की। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल जो कि आपको लगा रहा है, तो हम यहाँ पे इसके बॉटम पे लगाएंगे। तो बॉटम पे आ गए हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल सा हमने एक फाइल कॉल कर दी जिसका नाम है हमारा स्क्रिप्ट। यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, कोड लिखा हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, SRC, और SRC पे हमको यहाँ पे देना पड़ेगा वो कि वही जो पाथ है। हालांकि मेरे पास है ना jQuery की लाइब्रेरी फाइल तो है, और बूटस्ट्रैप की फाइल भी है, तो इतना पाथ तो अब यहाँ से कॉपी कर ही लो। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे jQuery की लाइब्रेरी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JS फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आप जाओगे ना JS, तो JS फोल्डर के अंदर आपको मिलेगी jQuery.min.js, jQuery नहीं, यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप की जगह पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा jQuery, क्योंकि jQuery की जो लाइब्रेरी फाइल है वो यहाँ। अगर आपको इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन कॉल कर लेना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। ठीक है, तो आपको jQuery के अंदर JS और JS के अंदर आपको फाइल मिल जाएगी जिसका नाम है हमारा jQuery.min.js। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना रहेगा, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा कि jQuery का काम तो हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, बूटस्ट्रैप के अंदर JS के अंदर, और यहाँ पे फाइल का नाम रहेगा bootstrap.min.js। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट फाइल कॉल हो चुकी है, बट एक फाइल की ज़रूरत है मुझे, कौन सी, popper.min.js। तो popper.min.js आप कहाँ से लोगे, ट्राई इट योर सेल्फ में जाना,
तो देखो दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन लाइब्रेरी है, तो आपको सिंपल सा कॉपी पेस्ट आप कर भी सकते हो, ठीक है। पर मैं कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करूँगा, तो मुझे केवल एक फाइल की ज़रूरत थी यहाँ पे popper.min.js, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको पूरा यहाँ पे पेस्ट कर लिया, क्योंकि ये फाइल हालांकि मेरे पास नहीं थी, बाकी 2 फाइल मेरे पास ऑफलाइन है और एक फाइल कौन सी कॉल कर रखी मैंने यहाँ पे ऑनलाइन। इसको वापस से मिनिमाइज़ कर दो। अब देखते हैं कि क्या हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है वहाँ पे हमारा प्रॉपर फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा प्रॉपर फॉर्मेट पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मेन्यू बार क्यों शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, उसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी, ठीक है। बाकी देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो हमारा मेन्यू है यहाँ पे कॉल हो चुका है। अब मेन्यू कॉल हो चुका है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लोगों को मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। लोगों की जगह पर हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखना रहेगा हमको यहाँ पे, एडमिन डैशबोर्ड। क्या लिखा हमने यहाँ पे, एडमिन डैशबोर्ड लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा, एडमिन डैशबोर्ड। लिंक 1 को हटा लेते हैं, लिंक 1 की जगह पर यहाँ पे हम देते हैं इसका होम, ठीक है। और यहाँ पे होम पेज रहेगा, और सेकंड लिंक पे हम यहाँ पे अब देखो दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा एडमिन रहेगा वो कैटेगरी मैनेजमेंट का काम करेगा, न्यूज़ मैनेजमेंट का काम करेगा, और कमेंट्स मैनेजमेंट का काम करेगा। उसके बाद एक रहेगा यूज़र मैनेजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे कि उसको सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, होम आ चुका है। लिंक 2 पे मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन की ज़रूरत लगेगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। तो नीचे वाला जो ड्रॉप डाउन है ना, नीचे वाला जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि एरर आएगी तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या एरर आ रही है। एरर ये आ रही है कि सबसे पहले तो जेक्वेरी को देखो, जेक्वेरी चेक करो, यहाँ पे एरर बता रहा है क्या, वो एरर बता रहा है वो कि jQuery.min.js ये फाउंड नहीं हो पा रही है। क्योंकि jQuery.min.js कहाँ रखी है, ये जो रखी है हमारी वेंडर फोल्डर के अंदर। वेंडर के अंदर हमारा jQuery नाम का फोल्डर रहेगा, और jQuery के अंदर, अच्छा jQuery के अंदर JS नाम का फोल्डर नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती से JS का नाम का फोल्डर लिख दिया। और यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप की स्पेलिंग भी है ना गलत है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको bootstrap नाम का फोल्डर आपको यहाँ पे देना रहेगा, ठीक है। अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब कोई भी एरर वगैरह नहीं दिख रही है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे आपको दिख गया है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। अब ड्रॉप डाउन लिंक की जगह पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन, इसको मैं सबसे पहले मिनिमाइज़ करो। ड्रॉप डाउन लिंक के भी लिंक की ड्रॉप डाउन लिंक की जगह पर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, क्या क्या लिखना रहेगा, सबसे पहले लिखना रहेगा कैटेगरी मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, ऐड कैटेगरी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनेज कैटेगरी। अभी हम इतना लिख देते हैं, बाकी हम इसको मॉडिफाई वगैरह कर लेंगे बाद में ना। ऐड कैटेगरी हो गया, और एक और हो गया हमारा मैनेज कैटेगरी। और उसके बाद तो अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी बस हमको इतना, जैसे जैसे हमारी वर्किंग चलेगी ना वैसे हम इसको आगे मॉडिफाई करते चले जाएंगे। अब ये जो एल आई है, इस एल आई को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, और कितनी बार आपको पेस्ट करना है, आप यहाँ पे उसको 2 बार पेस्ट कर दो। क्यों, क्योंकि एक कैटेगरी मैनेजमेंट था, उसके बाद रहेगा हमारा सब कैटेगरी मैनेजमेंट। सब कैटेगरी मैनेजमेंट में सिंपल से यहाँ क्या लिखना है, ऐड सब कैटेगरी, और मैनेज क्या करना है यहाँ पे मुझे सब कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड वाला जो मैंने एल आई यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, वहाँ पर हमको लिखना रहेगा कैटेगरी मैनेजमेंट हो गया, सब कैटेगरी मैनेजमेंट हो गया, और यहाँ पर अब आपको लिखना रहेगा न्यूज़ मैनेजमेंट, ठीक है। न्यूज़ मैनेजमेंट में यूज़र न्यूज़ को ऐड कर सकता है, और रीड और राइट जो काम करेंगे ना, उसको हम करेंगे मैनेज न्यूज़ पे, ठीक है। अभी हम इतना लिख देते हैं, जैसे जैसे फंक्शनलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसको मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कमेंट्स मैनेजमेंट। कमेंट्स मैनेजमेंट में क्या आएगा, कमेंट्स मैनेजमेंट में, या फिर मैनेजमेंट मत लिखो, कमेंट्स लिख दो केवल। मैनेजमेंट थोड़ा सा गलत, मतलब ठीक है, हालांकि उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे कमेंट्स को व्यू कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स को अप्रूव डिसअप्रूव का काम करना है ना, अप्रूव डिसअप्रूव्ड, अप्रूव और डिसअप्रूव, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने, अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है कमेंट को, वो काम रहेगा हमारा इसके अंदर, ठीक है। और भी हम इसको चेक करके एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले तो
हम इसको रीलोड करते तो क्या हमारे यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। देखो यहाँ पे कैटेगरी मैनेजमेंट है, कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पे सब कैटेगरी मैनेजमेंट रहेगा, यहाँ पे आपका न्यूज़ मैनेजमेंट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कमेंट्स मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। और दोस्तों इधर लास्ट में यहाँ पे हमको सेशन से नाम ऐड करना पड़ेगा, चूँकि हम सेशन पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जहाँ पर हमको सेशन के से डेटा को वेरीफाई करना रहेगा और यहाँ पर मुझे यूज़र का नाम देना है सेशन के थ्रू और यहाँ पे लॉग आउट लगाना है। तो ये सब चीज़ करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।